Hello everyone. In previous video we discussed basic accounting terms or those words which are frequently used in accounting procedures, in accounting process and while presenting accounting statements, accounting reports and financial statements of business enterprises. In this video also we will discuss some more accounting words or accounting terms or basic accounting terms which are frequently used in accounting procedures. So the next term is capital expenditure. Students, when we make some payment for acquiring long-term assets, these expenses are considered as capital expenditure. For example, purchasing of asset like building, furniture, machinery, etc. So students, it refers to the expenditure on long-term basis. Its benefit is derived mostly in future over a long period. It is non-recurring in nature. It doesn't happen regularly every year and also increases the production capacity of the business. So students, कैपिटल एक्सपेंडिचर बार बार नहीं करना पड़ता, ये नॉन रिकरिंग होता है और इसका फ़ायदा कई वर्षों तक मिलता है और इससे बिजनेस की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है. तो अगर हम किसी प्रॉपर्टी की बिजनेस की किसी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और सिर्फ उसको मेंटेन करते हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है. जैसे कि हमने कोई बिल्डिंग परचेस करी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और उसका कोई वाइट वॉश करा हमने किसी त्यौहार पर या किसी अवसर पर या उसकी कोई रिपेयरिंग करवाई तो इस तरह का खर्चा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि उससे बिल्डिंग की प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू बढ़ नहीं रही है, सिर्फ मेंटेन हो रही है. एंड द नेक्स्ट टर्म इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. डिफर्ड मीन्स कैरीड फॉरवर्ड फॉर डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स. इट मीन्स वी आर कैरिंग फॉरवर्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ expenses made on revenue expenditure in different accounting periods in installments. तो एक बड़ा जो खर्चा हुआ है किसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर उसे हम कई वर्षों तक किस्तों में अपने प्रॉफिट से डिवाइड करके शो कर रहे हैं अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में और अपने बैलेंस शीट में. तो इस तरह का एक्सपेंस जो है कई वर्षों तक दिखाया जा रहा है किस्तों में, पार्ट्स में कैरिड फॉरवर्ड हो रहा है वो अकाउंट्स में, तो उसे कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. So students, it is a revenue expenditure which is charged or written off over more than one accounting period. For example, a huge amount of advertising expenditure will benefit more than 1 year. Therefore, it will be charged amongst those years. तो हमने कोई बड़ा एक्सपेंस कर दिया है एडवर्टाइजमेंट पर जो कि कई बजट के बराबर है, कई वर्षों के बजट के बराबर है, तो उसमें से हम पार्ट्स में शो कर रहे हैं कई वर्षों के अकाउंट्स में. तो इस तरह का एक्सपेंस डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है. देयरफॉर इट विल बी चार्ज अमंग्स दोज ईयर्स. इट इज ए डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एंड द नेक्स्ट टर्म इज रेवेन्यू रिसीट्स और सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. इट मीन्स व्हेन फर्म रिसीव्स कैश और कैश इक्विवेलेंट्स from regular business activities, it is known as revenue receipts. तो बिजनेस में जो रेगुलर एक्टिविटीज हो रही हैं बिजनेस की, उनसे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उस जैसे कि सेल्स हो रही है या हम पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं डेटर से या कस्टमर से, तो इस तरह की रिसीविंग रेवेन्यू रिसीट्स कही जाती है. सो स्टूडेंट्स, a revenue is earned only when the benefit in terms of goods and services has been delivered. तो हमने कोई बिजनेस में कोई सर्विस प्रोवाइड करी अपने या फिर कोई हमने गुड्स या प्रोडक्ट सोल्ड कर दिया, तो उससे जो पैसे रिसीव करे वो रेवेन्यू रिसीट्स कहलाते हैं. सो ए रेवेन्यू इज अर्न ओनली व्हेन द बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैज बीन डिलीवर्ड. इफ एन अमाउंट ऑफ ₹50,000 हैज बीन रिसीव्ड एज एन एडवांस, इट इज नॉट ए रेवेन्यू टिल द गुड्स आर डिलीवर्ड. तो हमने एडवांस ले लिए लेकिन गुड्स सप्लाई नहीं करा तो वो रेवेन्यू नहीं कहलाएगा. वो एक तरह की जिम्मेदारी होगी, लायबिलिटी होगी
जो बाद में पूरी करनी होगी हमें। गुड्स सोल्ड फॉर कैश एंड रेंट रिसीव्ड आर रेवेन्यू रिसीट्स। तो जो बिजनेस की एक्टिविटी में हमने सर्विस प्रोवाइड कर दी या फिर हमने कोई गुड्स सोल्ड कर दिया और उसके बदले में जब रिसीविंग ली कैश की, तब वो रेवेन्यू रिसीट्स कहलाती हैं। नेक्स्ट इज कैपिटल रिसीट्स। स्टूडेंट्स, जब हम कोई लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी सोल्ड करते हैं और तब जो मुद्रा प्राप्त करते हैं, जब वो करेंसी प्राप्त करते हैं या उसके बदले में कोई रिसोर्स हासिल करते हैं, तब वो कैपिटल रिसीट्स कहलाता है। तो लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है और लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी को बेच देना या उस पर कोई एक्सपेंस करना, उससे जो पैसा हासिल करना कैपिटल रिसीट्स है। सो स्टूडेंट्स, अमाउंट received on sale of fixed assets as additional capital and long term loans are all capital receipts। तो हमने लॉन्ग टर्म के लिए कोई अमाउंट हासिल करी है, कोई लोन लिया है या हमने कोई लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी सोल्ड कर दी है, तो इस तरह की रिसीट कैपिटल रिसीट्स कहलाती हैं। और ये भी बार बार नहीं होती, दे आर जनरली नॉन रिकरिंग इन नेचर। हम कोई प्रॉपर्टी बार बार नहीं बेचते और ना ही हम कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग बार बार करते हैं। And the next term is inventory or closing stock. Inventory means goods or stock which has been kept in the stores for the purpose of sale or any production process. So students, this is the unsold goods or material at the end of the year. It is a tangible asset held for sale. The closing stock of last year will become द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द करेंट ईयर। तो जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। इन्वेंट्री स्टॉक में बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। स्टूडेंट, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें तीन तरह की बातें हैं, तीन तरह की चीजें शामिल हो सकती हैं। फर्स्ट है, उसका फर्स्ट पार्ट है इन्वेंट्री स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स मीन्स प्रोडक्ट्स और आर्टिकल्स विच हैव बीन finished and which are ready for sale. These are goods which remain unsold in the last financial year or at the end of last financial year. So these are goods which remain unsold in a trading concern. In case of manufacturing concern or manufacturing firm, it consists of processed goods which were manufactured for sale. It is valued at cost or market price whichever is less। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम मार्केट प्राइस पर दिखाते हैं या फिर कॉस्ट प्राइस पर दिखाते हैं, जो अमाउंट दोनों में कम होती है। स्टूडेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड इन्वेंट्री और स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक में फिनिश गुड्स के साथ साथ रॉ मटेरियल भी शामिल हो सकता है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, अगर वो स्वयं बनाकर स्टॉक बेचती है, प्रोडक्ट्स बेचती है, तो उसके पास रॉ मटेरियल का भी स्टॉक हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक में शामिल। सो स्टूडेंट्स, इट इज द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स विच इज लाइंग अनयूज्ड, जिसका भी इस्तेमाल नहीं हुआ है लेकिन वो स्टोर्स में पड़ी हुई है अभी चीज। इट मे बी द स्टॉक ऑफ क्लॉथ इन ए गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग फर्म। It is valued at cost or net realizable value, means market value, whichever is less. And the next thing in closing stock may be inventory or stock of work in progress. It means unfinished or semi-finished goods or articles or products. तो इसमें वो चीज़ें आती हैं, वो प्रोडक्ट्स आते हैं जिन पर कुछ रॉ मटेरियल यूज़ कर चुके हैं हम और वो पूरी तरह से बना नहीं है, अभी सेमी फिनिश्ड है, उस पर कुछ काम बाकी रह गया करने के लिए और वो पूरी तरह से अभी प्रोड्यूस नहीं किया गया। सो इट इज द स्टॉक ऑफ सेमी प्रोसेस्ड और पार्टली फिनिश्ड गुड्स। इट इज वैल्यूड एट एग्रीगेट प्रोडक्शन कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, यूज, लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, पावर एटसेट्रा। तो इसका जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो इसमें वो सारी चीज़ें शामिल करते हैं जो इसमें अब तक लग चुकी हैं, जैसे कि वेजेस, रॉ मटेरियल, कितनी बिजली पावर यूज़ हुई है उसमें, कितना फ्यूल खर्च हुआ है उसमें, कितने फैक्ट्री के एक्सपेंसेस खर्च हुए हैं,
इन सबको कलेक्ट करते हुए, एग्रीगेट करते हुए इसकी हम कॉस्ट निकालते हैं और इसे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में ऐड करते हैं।